नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी अंकित वाटी सर की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसका एक चैप्टर है यानी कि एक सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों आज हम इस एक वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में 2019 और 2021 के एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं सभी देखेंगे। और दोस्तों इनके साथ ही साथ हम इसके प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। इस व्याख्या से दोस्तों आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो दोस्तों या तो व्याख्या को आप याद करते चलें या फिर किसी बुक में नोट रफ में आप नोट करते चलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 1 है। तो दोस्तों देखते हैं, इसका सही आंसर है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिक्किम है। ये व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या है गोवा क्षेत्रफल के अनुसार। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों गोवा क्षेत्रफल के अनुसार है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर एक पक्षी होता है जो शांति का प्रतीक होता है। कबूतर शांति का प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखेंगे, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। कौन? भारतीय जनतंत्र। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है भारतीय जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो नागरिकत्व की धारा है किससे संबंधित है? यूके यानी कि ब्रिटेन। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ब्रिटेन यानी कि यूके इंग्लैंड से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या है भारतीय संविधान में नागरिकता यूके के संविधान से प्रेरित है। मूल संविधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आप अपनी जो सूचियां हैं यानी कि किस देश से जो भाग लिए गए हैं वो सभी याद करते चलें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। तो दोस्तों क्या सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च तो उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोत्तम है यानी सर्वोच्च है। भारत में न्यायालय का क्रम है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, उसके बाद निचली अदालत है और उसके बाद है लोक अदालत। सबसे नीचे है लोक अदालत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें व्याख्या देखेंगे दोस्तों, चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है सत्तारूढ़ दल। इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय चुनाव न करना। तो दोस्तों स्थानीय चुनाव कराता है वो, तो इसका सही आंसर यही गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इस योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील भोजन यानी कि जो योजना है उसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका सही आंसर है। भारत भारत की गणना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव किए जाते हैं।
अगला प्रश्न, भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो दोस्तों कौन से में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेंगे? जिसमें अधिक आबादी होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहां के अधिक प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न 12 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। जगजीवन राम भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुए। अगला प्रश्न 13 है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ में निहित है इसकी स्थापित भारतीय। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय संघ में निहित है, जनसंघ में निहित है। भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मसौदा समिति या फिर ड्राफ्ट कमेटी इसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। के.एम. मुंशी भी इस समिति के एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो जनसंख्या घनत्व भी उधर ही होगा। इसकी व्याख्या है, भारत में बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मौलिक अधिकार को जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार, तो सही आंसर होगा केंद्र सरकार, यानी इस पर अवशिष्ट जो मामले हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अवशिष्ट विषयों जैसे साइबर कानून है, सैरोगेसी मदर है या कानून आदि, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी सिद्धांतों के विचारों को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को भारतीय संविधान में आयरलैंड से अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 शक्ति देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उल्लिखित है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध अवस्थित हैं। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवर्त बने रहना उनका अनुकूलन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखेंगे, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य मानवाधिकारों को संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान करना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो दोस्तों किस मंत्रालय की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक पर्यटन मंत्रालय की है। अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर हुई। इसका उद्देश्य भारत में अवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के अनुकूल बनाना व संरक्षण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी नहीं है, जबकि डोंगरी, बोडो और संताली ये सभी हैं। फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी ये सभी 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? परामर्श है, पुनर्विचार है, मूल है, लेकिन वित्तीय इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय इसमें शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं है। परामर्श, पुनर्निर्वाचन और मूल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। भारत के 5 उच्चतम साक्षर दर वाले राज्य क्रमशः केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा ये सभी उच्चतम साक्षरता दर वाले हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 के फर्स्ट शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को दाखिल किया गया था। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21(1) में 21 फर्स्ट में यानी कि 21 के क में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, यानी प्राइवेट कर दिए जाते हैं वो। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना अथवा उन्हें हटा लेना है जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर है 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश यानी संततिपरक है, यानी कि वह सिर्फ इसमें सिफारिश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सदस्य नहीं होते 10, इसमें 7 सदस्य होते हैं। मुंबई में इसका मुख्यालय नहीं दोस्तों, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश यानी संस्तुतिपरक है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पंचायती राज संस्था किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत आया था। पंचायती राज संस्था 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। इस संशोधन को 1992 में संशोधित किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत में चुनाव के संदर्भ में BVPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखेंगे, BVPAT का पूर्ण रूप वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, न ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव है। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पुलिस जो होती है वो राज्य सूची में शामिल होती है, जबकि बैंकिंग केंद्र सूची में यानी संघ सूची में और रक्षा संघ सूची में वन होते हैं, ये दोनों यानी कि समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों मूल अधिकार संविधान की विशेषता है। एकात्मक प्रणाली, तो दोस्तों एकात्मक प्रणाली नहीं होती जबकि संघात्मक प्रणाली होती है। तो सत्ता विभाजन ये भी है और संघीयता भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा एकात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें व्याख्या देखेंगे। दोस्तों भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत के संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न 35, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के किस वर्ष में स्थापित किया गया था? योजना आयोग सन 1950 में स्थापित किया गया था। सन 1950 में ऑप्शन ए, भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष, ये भी कैसे थे, स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A यानी 51 के क में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल संख्या 11 है। पहले दोस्तों जिस समय ये शामिल किए गए थे उस समय उनकी संख्या 10 थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 38 है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300 क में वर्णित किया गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि हमारे लौह पुरुष। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? सन 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसी में दोस्तों हमारी अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31A यानी 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, यानी कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल जिस समय लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 जिस समय लगता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये युद्ध, वाहन आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति के खतरे में होती है तब लगाया जाता है और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है,
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 के क यानी कि 1 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण में संबंधित नहीं है? ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, यानी कि समानता का अधिकार। ये हमारा समानता का अधिकार ये स्वतंत्रता के यानी कि स्वतंत्रता में शामिल है, न कि उपभोक्ता संरक्षण में। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में आता है, हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा क्या है? तो न्यायिक समीक्षा इसमें क्या है? तो इसका सही आंसर है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच करता है। तो दोस्तों जांच करने का काम करता है न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 46, भारत की यानी संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92 व संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुल 22 भाषा हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है दोस्तों, सही है, इसमें पूछा गया सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों जो राज्यसभा यानी राज्य विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें व्याख्या देखेंगे, राज्यसभा को संसद में उच्च सदन कहा जाता है, जबकि निम्न सदन दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पहले लोकसभा में भी 2 होते थे, वर्तमान में अब नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और एवं बलात्कार हल निषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा आचरण करने का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? तो दोस्तों यानी कि वहाँ पर वकील रहना कितने समय तक अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 साल तक वह वकील रहता हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों इसकी व्याख्या है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अभ्यारत करना अनिवार्य है और उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2018 में पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2013 में पारित किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित वर्ष 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। वर्ष 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 है,
जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 448 है भारतीय संविधान में जनवरी 2019 तक अनुच्छेदों की संख्या। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 हैं अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। जिस समय यह लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अगला प्रश्न नंबर 54 है, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 के स्थान पर। इसमें व्याख्या देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। अगला प्रश्न नंबर 55 है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, ये 103वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर है, ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया है। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? तो दोस्तों किस संस्थान का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया था। इसी के साथ दोस्तों वर्ल्ड बैंक का भी निर्माण किया गया था। ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चिंतन जागृत करना है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को विशेषता दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से प्रेरित होकर। अगला इसमें देखेंगे व्याख्या, भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2018 में पारित किया गया। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2018 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मोरारजी देसाई को यह गौरव प्राप्त हुआ है। मोरारजी देसाई भारत के 14वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं 5वें नंबर के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो दोस्तों किस से ली गई है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक व्यवस्था ली गई है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया था? इसका सही आंसर है 1994 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम वर्ष 1994 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के देश से लिया गया है।
एकल नागरिकता। आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से अपनाया गया है और मूल अधिकारों को अमेरिका से अपनाया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर ली गई है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाई गई है। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकार को अपनाया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनीतिक असमानता का विचार। राजनीतिक असमानता का विचार इसको समाप्त कर दिया है किसने? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र के संदर्भ में राजनीतिक असमानता के विचार को लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2007 में लागू हुआ था। वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कनाडा। यानी अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इन सभी को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। तो दोस्तों संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका वर्णन संविधान में किया जाता है। तो कैग का वर्णन संविधान में है आर्टिकल 148 यानी 148 में कैग का वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर है देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और यह देविका रानी को सर्वप्रथम दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 72 है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के क में मूल अधिकारों को यानी मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों मूल अधिकार पूछे गए थे इसमें, तो मूल अधिकार तो भाग 3 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मूल अधिकार इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य उसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता यानी योग्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति
ये सभी यूनाइटेड किंगडम यानी ऑप्शन नंबर डी से ली हुई हैं। अगर इसकी व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम के सिद्धांत यानी संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलेखन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी यूएसए यानी अमेरिका से लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है, यानी चुनावों पर अनुच्छेद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर ए यानी उत्तर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 15 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों पर अनुच्छेद है, यानी चुनावों पर अनुच्छेद है। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भाग 5 में संघ है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो दोस्तों किसके शामिल किया गया, तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये जो है संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिट या फिर परमादेश। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज है जिसका केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। प्रश्न नंबर 81 है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिचालित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग रचतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक लिखी गई। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक नामक की पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई, जबकि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में धर्म शब्द शामिल नहीं है। धर्म शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85, जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को देता है सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सार्वभौमिक बनाता है भारत को।
इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, सॉरी दोस्तों, इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। भारत जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, कैसा बनाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है सार्वभौमिक बनाता है। कैसा बनाता है? सार्वभौमिक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत का सार्वभौमिक बनाता है, भारत को सार्वभौमिक बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। भारत किस प्रकार एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एकजुट रखना जानता है, यानी एकजुट है। इसका सही आंसर भारत का परिसंघ सभी को एकजुट रखता है, जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। केसी व्हिटकर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, जी ऑस्टिन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संपत्ति का अधिकार 1978 में मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम कार्य नहीं है? एक नगर निगम कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कानून व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून व्यवस्था। ये नगर निगम का काम नहीं होता, जबकि पार्किंग है, सार्वजनिक कार्य हैं और स्वास्थ्य और सफाई, ये सभी किसके काम है? नगर निगम के काम है। कानून और व्यवस्थापन नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य के अंतर्गत निम्न विभाग उल्लेखित हैं, जैसे अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क क्षेत्र के जन्म मृत्यु होने वाली शक्तियों का वितरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 92 है। प्रश्न नंबर 92 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये सभी शक्तियाँ किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें सॉरी दोस्तों, व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की स्थिति यानी शक्ति प्राप्त है उसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर है पहला ही 2008 में, यानी 2008 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में नेपाल ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, एक उभरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 है इसका सही आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठोस ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, उसका प्रतिलंबन यानी विराम अथवा परिहार करने की अवस्था, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 99 है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसका चुनाव के समय। तो इसका सही आंसर है आचार संहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कोड ऑफ कंडक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में BBPAT में टी क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ट्रेल। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 102 है। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो इसका देखेंगे। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भाग 5 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से पहले के 65 तक सभी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 52 से लेकर 65 तक। ये प्रश्न नंबर 104 है। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, न्याय के समान प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सैनिक शासन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सैनिक शासन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 109, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और संक्षिप्त संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों कितना आरक्षण प्रदान करता है ये देखेंगे कि किस आधार पर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। संसद में 103 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद अब भारत में सभी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 है 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड कौन सा है जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है भाग 9। इसका सही आंसर है भाग 9 या खंड 9। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 112 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में बजट पेश किया। कौन सा बजट था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है इन्होंने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। इस अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 113 है दोस्तों, अभी तो पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 पेश किया। इस बजट ने देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने की इस्तीफा बनाया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितना समय लिया था? इन्होंने कितने समय तक बैठी थी बैठक? तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को तैयार करने में 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 114, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर ए धारा 354। इसका सही आंसर है धारा 354। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी में कोई स्त्री ऐसा कोई कार्य कर रही हो जिसमें सार्वजनिक तौर पर वह नहीं कर सकती और उस समय कोई व्यक्ति ताक झांक करते हुए उसकी फोटो खींच लेता है तो वह दोषी सिद्ध होगा, तब उसे धारा 354 सी के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A निम्न में से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य जो है संविधान सभा के अनुच्छेद 51A के तहत है मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 121 है। प्रश्न नंबर 116 है दोस्तों, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? अस्थायी संसद के रूप में दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। इसका सही आंसर है 1950 में। आगे देखेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को अंतरिम इस अस्थायी संसद के रूप में घोषित किया गया
और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक 12वीं बैठक हुई। इस बैठक में अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर चुने गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा यह हुआ है। भारतीय संविधान के 31वें संविधान संशोधन लोकसभा सीटों की संख्या 552 को बढ़ाकर 545 कर दिया है। यह अधिनियम वर्ष 1973। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 44 में, यानी कि आर्टिकल 44 में इसकी व्याख्या देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन था वो 44वें संविधान संशोधन 1977 में, यानी 1977 में हुआ था। इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति में व्याप्त है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों किसके? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसकी व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, यानी तत्कालीन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, जो वर्तमान में इसको मुंबई बोला जाता है, में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन का नाम विधानसभा है। इसमें कुल 403 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित है, जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था इसका देखेंगे ऑप्शन। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यानी सक्सेना भारत के मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और प्रस्तावना को हस्तलिखित किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 104 संविधान संशोधन अभी वर्तमान में 2020 तक किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हंटर आयोग। हंटर आयोग। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों कब किया गया था डिजिटल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2021 में भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अगला प्रश्न है 128, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम से रोकने के लिए था या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 है, नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 में निम्न से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जी के द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जिसे संवैधानिक ढांचा भी कहते हैं। 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त को स्वीकृत की गई। एक नई डोमिनियन स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था यह। अगला प्रश्न है 131, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 इसका सही आंसर है। इसके व्याख्या देखेंगे, अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है 132, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा प्रतिरोध का संकट प्रतिक्रिया में क्षमता का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133 है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो दोस्तों कब चरखा रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में रखा गया था। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय तिरंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में 3 रंग थे, केसरिया, सफेद, हरा। बीच में एक चरखा रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134 है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः यानी कि 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, इसमें व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 तथा मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 135 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसमें 24 तीलियां हैं। इसमें तीलियों की संख्या 24 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र की 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 फर्स्ट संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न 137, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 10वीं अनुसूची है। इसकी व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन में से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी। अनुच्छेद
43 का बी। अनुच्छेद 43 बी राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 139 है। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एच फाउलर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एच फाउलर को नियुक्त किया गया था। 1865 में आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था और ये एक कलेक्टर भी थे। तो दोस्तों इसका यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर क्रॉफर्ड इसका सही आंसर है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 140 है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो दोस्तों किसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके उनको पदच्युत किया जा सकता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न 141 है। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। इसकी व्याख्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न 142 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 का फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में किसी भी सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 56वें संशोधन के तहत। संविधान संशोधन 56 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था उस समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145 है। का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों किसका, कौन से संविधान संशोधन का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संस्थाओं को बढ़ावा देना है। कौन सा? पंचायती राज संस्थाओं को। 73वां संविधान संशोधन 1992 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है। उन्हें स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने में क्षमता यानी सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है 146। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 48 यानी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 है। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो दोस्तों कब हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946 में हुए थे भारतीय संविधान सभा के चुनाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो दोस्तों कब उन्होंने यह प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1947। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना चालू हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह बलात्श्रम के जोर देता है। अगला इसमें व्याख्या देखेंगे। शोषण के विरुद्ध
अधिकारों के बारे में समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 151 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यह यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 131। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 331। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित करने के बारे में है। भारत के संविधान में अब अनुच्छेद 331 तथा 333 दिखाई तो देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के बाद इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है 152, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। आगे देखेंगे इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता उनको। अगला प्रश्न है 153, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24वें संविधान संशोधन 1971 के लिए उनको कर दिया गया था। इसमें व्याख्या देखेंगे, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 154, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 239 संबंधित है। अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 155 है। अगला प्रश्न है 155, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156 है, संविधान यानी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश के हस्तांतरण, अंतः क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है 157 है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है पियरे डी कॉबर्टिन इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत पियरे डी कॉबर्टिन द्वारा लिखित दस्तावेज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 158, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। इसकी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 159 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B2 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है दहेज हत्या से संबंधित है। धारा 304B2 B2 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत ऑप्शन ए इसमें देखेंगे, राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। इसका यही सही आंसर है। इसमें व्याख्या देखेंगे, संघवाद भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने सक्षम है। संघ संघीय सरकार के एजेंट हैं। अगला प्रश्न है 161, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के पास है अंतिम अधिकार। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार देश की संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 162, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। ये धारा
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, इन सभी में द्विसदनात्मक विधायिका है। अगला प्रश्न है 164, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165 है, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किसके सामने रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के सक्षम यह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें व्याख्या देखेंगे, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके सामने रखा जाता है, राष्ट्रपति के सामने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 166 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर के ही दिन 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 167 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है 168, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? तो इसमें भी देखेंगे, ऑप्शन ए, इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी, रियासतों द्वारा अपने भविष्य की अनिश्चित, ऑप्शन सी, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल, ऑप्शन डी, देश कई अलग अलग समुदाय में बंटा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 169 है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियां और उनकी माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार यह किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटे बेटियां और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। तो दोस्तों आपका जो राज्य व्यवस्था है वो यहीं समाप्त होती है आज की मैराथन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।